दर्शन नगर नाम के गांव में सुरेश नाम का आदमी अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। उनके चीकू और चिंकी नाम के बच्चे थे। एक दिन सुरेश काम से वापस आ रहा होता है, तभी उसे एक सुनहरा ताला दिखता है। सुरेश ताले के पास जाता है और वो चमकता हुआ ताला उठा लेता है। वो ताला खुला पड़ा होता है। अरे वाह, यह तो सोने का ताला है, लेकिन इसकी चाबी कहाँ है? सुरेश बहुत देर तक यहाँ वहाँ चाबी ढूंढता है, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। सुरेश उस ताले को लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी रानी को दिखाता है। ये देखो भगवान, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। रानी सोने के ताले को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह चीकू के पापा, ये तो सोने का ताला है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर सुरेश रानी को ताले के मिलने की बात बताता है। ये तुमने ठीक नहीं किया जी, ये हमारा नहीं है, आप इसे जहाँ से लाए हो वहीं रखाओ। ठीक है रानी, मैं इसे रखाऊंगा, लेकिन अभी तो रात हो गई है, मैं सुबह इसे रखाऊंगा। फिर सुरेश और रानी ताले को अलमारी के अंदर रखकर सो जाते हैं। उसी रात वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है और कमरे में धुआं ही धुआं फैल जाता है। तभी उस धुएं के बीच में से एक खूंखार चुड़ैल बाहर निकलती है। मजा आ गया, बहुत दिनों बाद बाहर की हवा मिली है। कई सालों से भूखी हूँ, पहले अपनी भूख मिटाऊं। चुड़ैल घर से बाहर निकल जाती है। चुड़ैल को रास्ते में एक शराबी मिलता है। रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैं तुझे आज खा जाऊंगी। क्या बात कर रही हो मैडम? कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। मैं असली की चुड़ैल हूँ, समझा क्या? मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। मैडम, सारा नशा उतार दिया आपने। चलो अपना काम करो, मुझे फिर से मूड बनाना पड़ेगा। शराबी की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो शराबी को मारकर खा जाती है। अगले दिन शराबी की लाश गांव वालों को मिलती है। ओहो, ये तो भोलू शराबी है, लेकिन इसको किसने ऐसे मारा? इसका तो सर खा गया है कोई। भाइयों, हमें भी होशियार रहना पड़ेगा, लगता है कोई जंगली जानवर आ गया है गांव में। फिर गांव वाले भोलू शराबी की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर सुरेश भी उस ताले को दिन में उसी जगह पर वापस रखकर अपने काम पर जाने लगता है। सुरेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है, तभी उसका दोस्त टीकू उसे मिलता है। क्या हुआ सुरेश भैया? रानी भाभी ने मारा क्या सुबह सुबह? गुस्से में लग रहे हो? टीकू भैया मजाक मत करो, हमारा मूड खराब है। रानी की वजह से मैं अमीर बनते बनते रह गया। अमीर बनते बनते रह गया? भला ऐसा क्या खजाना मिल गया तुम्हें सुरेश भैया? जरा मैं भी तो सुनूं। फिर सुरेश टीकू को ताला मिलने की बात बताता है, जिसे सुनकर टीकू लालच में आ जाता है और सुरेश के जाते ही उसी जगह पर पहुंचता है जहां सुरेश ने ताला वापस रखा था। टीकू को वो चमकता हुआ ताला वहीं मिल जाता है। ये रानी और सुरेश इतने बेवकूफ हैं, इतना बड़ा सोने का ताला, ये तो करोड़ों का है। मैं तो इसे ले जाकर अपने घर में रख लेता हूँ। ऐसा कहकर टीकू ताले को उठाता है और अपने घर में लेकर चला जाता है और अपने कमरे में रखकर सो जाता है। रात में चुड़ैल ताले से बाहर आती है। इस लालची ने मुझे अपने घर पर रख लिया। ये तो अपने आप ही मरने चला आया। ऐसा कहकर चुड़ैल सोते हुए टीकू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। चुड़ैल, आप कहाँ से आई? मुझे क्यों मारना चाहती हो? जो सोने का ताला तूने उठाया था, मैं उसी ताले में रहती हूँ। लेकिन इससे पहले तो वो ताला सुरेश के पास था, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि
क्योंकि वो परिवार तेरी तरह लालची नहीं है। सुरेश की पत्नी ने अपने परिवार को बचा लिया। मैं केवल दुष्ट और लालची लोगों को मारती हूँ। अब तेरा लालच तेरी भी जान लेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल टीकू को मारकर उसका सर खा जाती है। अगले दिन टीकू की लाश उसके घर के बाहर मिलती है। गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। सोने का ताला देखकर राजन को लालच आ जाता है और वो चुपके से ताले को उठा लेता है। इन बेवकूफ गांव वालों को अफसोस मनाने दो, मैं तो ये सोने का ताला उठाऊं। लेकिन सुरेश राजन को ताले को उठाते हुए देख लेता है, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहता। उधर राजन अपने घर में ताला ले जाता है और उसे अपनी खटिया के नीचे रख देता है। आज तो बहुत थक गया मैं। इस ताले को सुबह गरीब चंद सुनार के पास ले जाकर बेच देता हूँ। फिर राजन सो जाता है। उधर सुरेश को ताले पर शक होता है। वो राजन के घर के बाहर जाकर छुप जाता है। रात में चुड़ैल ताले में से बाहर आती है। एक और लालची आदमी। ये दुनिया तो लालची लोगों से भरी पड़ी है। ऐसा कहकर चुड़ैल राजन को खटिया समेत उठाकर खड़ा कर देती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी मेरी खाट क्यों खड़ी हो रही है? कौन है भाई? कौन है? भाई नहीं, बहन जी हूँ मैं। चुड़ैल हूँ मैं। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। ये सब बाहर खड़ा सुरेश देख रहा होता है और सोचता है, इससे पहले ये चुड़ैल मुझे देख ले और मार डाले। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। उधर चुड़ैल भी राजन को मारकर उसका सर खा जाती है। सुरेश घर जाकर सारी बात रानी को बताता है। सुरेश की बात सुनकर रानी बोलती है, रमेश ये तो बहुत चिंता की बात है। इस तरह से तो ये चुड़ैल पूरे गांव को मार डालेगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं रानी? ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है। लगता है तुमने गौर नहीं किया सुरेश। सबसे पहले उस ताले को तुम उठा कर लाए थे, लेकिन उस चुड़ैल ने तुम्हें और हमारे परिवार को नहीं मारा। इसका मतलब वो हमें नहीं मार पा रही। अब हमें ही उस चुड़ैल से निपटना होगा। फिर रानी और सुरेश राजन के घर से जाकर वो ताला ले आते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। रात होते ही चुड़ैल ताले से बाहर आती है। इस ताले से आजाद होकर मैं इस गांव में आ गई। मजा ही आ गया। रोज खाने को मिल रहा है। तभी चुड़ैल की नजर सुरेश पर पड़ती है और वो बोलती है, इन दोनों की ईमानदारी ने मुझे रोका हुआ है, नहीं तो इन दोनों का भी मांस खाने को मिल जाता। लेकिन ये दोनों ही मेरे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इन्होंने वो चाबी ढूंढकर इस ताले को बंद कर दिया तो मैं फिर से कैद हो जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह रानी और सुरेश मुखिया के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर मुखिया बोलते हैं, अगर ये बात सच्ची है तो गांव वाले खतरे में हैं। हमें उस ताले की चाबी को ढूंढना होगा। फिर गांव वाले सुरेश, रानी और चिंकी और चीकू सब मिलकर उस ताले की चाबी को ढूंढने लगते हैं। एक झाड़ी के पास चिंकी को एक चाबी मिलती है। पापा, मुझे चाबी मिल गई, ये देखो। चिंकी की बात सुनकर सारे के सारे लोग उसके पास चले जाते हैं। सुरेश हंसता हुआ चिंकी से बोलता है, शाबाश मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। तूने जान बचा ली गांव वालों की। फिर गांव वाले वापस गांव की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तब तक रात होनी शुरू हो जाती है और चुड़ैल भी ताले से बाहर आ जाती है। आज तो सारे गांव वाले साथ में ही है। लगता है सब एक साथ ही मरना चाहते हैं। दुष्ट चुड़ैल, आज हम नहीं तू जाएगी इस दुनिया से। चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक चीकू ताले तक पहुंच जाता है और चाबी से ताले को बंद कर देता है। ताला बंद करते ही चुड़ैल ताले की तरफ खींची चली जाती है और वापस ताले में कैद हो जाती है।
राधा को स्कूटी चलाना बहुत पसंद है। वो पूरा दिन स्कूटी चलाकर घूमती रहती है, इसीलिए उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है। एक घुमक्कड़ बेटी मिली है मुझे। अरे पगली, शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ माँ, करनी तो है। तो फिर ढंग का कुछ सीख ले। तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, बस मेकअप करके स्कूटी में घूमती रहती है। मुझे मेकअप और स्कूटी बहुत पसंद है माँ, मैं क्या करूँ? मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। वो सब करके क्या होगा? शादी के बाद कहाँ ब्यूटी पार्लर खोल पाएगी? लेकिन राधा को जिंदगी में कुछ करना था। वो बस हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिताजी से बात की। उसके पिताजी मोटर मैकेनिक थे और एक गैराज पर काम करते थे। उसके पिताजी ने सब कुछ सुनकर कहा, ठीक है बेटी, मैं अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। राधा के पिताजी ने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए और राधा को ब्यूटी पार्लर के कोर्स में भर्ती करा दिया। राधा कुछ ही महीनों में मेकअप में एक्सपर्ट हो गई और उसी वक्त उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का अच्छा है, अच्छा खासा नौकरी है, घर है, इसी लड़के से तेरी शादी होगी राधा। राधा शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उसकी माँ ने उसकी शादी करवा दी। लड़के का नाम सतीश था। सतीश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अच्छा खासा कमाता था। उसकी माँ निर्मला बहुत अहंकारी थी। दहेज देने के लिए राधा के पिता को और भी पैसे उधार लेने पड़े। उधर ससुराल में पहले दिन निर्मला ने राधा से कहा, बहू, तुम मायके से अपने लिए स्कूटी क्यों लाई हो? मुझे स्कूटी चलाना बहुत अच्छा लगता है माँ जी, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हमारी घर की बहुएं स्कूटी चलाकर नहीं घूमती, वो घर पर रहती हैं और घर के काम करती हैं। लेकिन मुझे बाहर भी काम करना है माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। वो सब कोर्स के बारे में हमें मत सिखाओ, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती हैं, तुम भी नहीं करोगी। राधा बहुत दुखी हो गई। रात को उसने अपने पति सतीश को ये बताया तो सतीश ने कहा, माँ ठीक ही तो कह रही है, उस स्कूटी को गोडाउन में डाल दो, तुम बस घर पर ध्यान दो। राधा चुप हो गई। उधर राधा के पिता परेशान हो गए। लड़की की शादी और कोर्स के लिए इतना सारा पैसा उधार ले तो लिया, लेकिन पैसा चुकाऊंगा कैसे? शादी तो ठीक है, लेकिन तुमने ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए उधार क्यों लिए? सब बेफालतू का खर्चा है। गैराज का मालिक राधा के पिताजी से हर रोज पैसे मांगने लगा। अरे कब लौट आएगा मेरा पैसा? मरने के बाद? नहीं मालिक, धीरे धीरे करके लौटा दूंगा, थोड़ा समय दीजिए। मैं तुझे ज्यादा समय नहीं दे सकता, जल्दी मेरा पैसा लौटा, नहीं तो पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। रात को राधा ने घर कॉल किया तो उसके पिताजी ने उसे ये सब बताया। राधा ने कहा, पिताजी, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, मैं उधार चुका दूंगी। सतीश हर रोज सुबह के 6 बजे ऑफिस चला जाता था, इसीलिए उसे बाहर होटल में खाना खाना पड़ता था। राधा ने कहा, आप हर रोज होटल में क्यों खाते हो? तबीयत खराब हो जाएगी। कल से मैं खाना बनाकर दोपहर को आपके पास ले आऊंगी। बहुत बढ़िया, तुम्हारा स्कूटी कुछ तो काम आएगा। अगले दिन राधा खाना लेकर बाहर गई और सतीश के ऑफिस में जाकर उसे टिफिन दे दिया। अब सीधा घर जाओ, बीच में कहीं मत रुकना। ठीक है। राधा वहां से निकल गई, लेकिन वो घर नहीं गई, वो एक ब्यूटी पार्लर में चली गई। आपके पास कोई काम मिलेगा क्या? मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, मैंने कोर्स भी किया है। ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने कहा, हाँ हाँ काम तो है, लेकिन मैं दोपहर के सिर्फ 1 घंटे काम कर सकूंगी। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। राधा उस ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। वो हर रोज टिफिन लेकर घर से निकलने लगी और सतीश को टिफिन देकर 1 घंटा ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। उसे कस्टमर लोग बहुत पसंद करने लगे और उसी से मेकअप करवाने के लिए पार्लर में भीड़ बढ़ने लगी। इस तरह 1 महीना बीत गया और राधा ने अपने पिताजी को पैसे भेज दिए। हाँ पिताजी, पैसे मिल गए आपको? हाँ बेटी, मैंने इस महीने का किस्त मालिक को दे दिया है। ये सुनकर राधा खुश हुई, लेकिन एक दोपहर को कस्टमर की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, इसीलिए राधा को लौटने में थोड़ी सी देर हो गई। इतनी देर तक कहाँ थी? वो असल में बहुत भीड़ थी, इसीलिए। मैंने अपने बेटे को कॉल किया था, तुम वहां से 2 घंटे पहले निकल चुकी थी, बताओ कहाँ थी? सतीश शाम को घर लौटा और दोनों मिलकर राधा को मारने लगे। राधा ने रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। क्या? तुमको मना करने के बावजूद तुम ब्यूटी पार्लर में काम करने गई थी, तुम्हें सजा मिलेगी। निर्मला ने उसे घर से निकाल दिया। राधा ब्यूटी पार्लर में गई तो मालकिन ने कहा, मैं तुम्हें और काम पर नहीं रख सकती, तुम्हारे पति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मालकिन ने राधा को कुछ पैसे दिए। राधा के पास अब सिर्फ स्कूटी बची थी। मैं इस तरह मायके नहीं लौट सकती, वैसे ही पिताजी ने उधार लेकर शादी करवाई है, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकती,
मुझे कुछ करना होगा। मालकिन ने जो कुछ पैसे दिए थे उसकी मदद से राधा ने स्कूटी पर ही एक छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर बना लिया और फिर वो लोगों के घर घर जाने लगी। चलता फिरता ब्यूटी पार्लर, आइए आइए, ऐसा मेकअप आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अपने ही घर के आंगन में ब्यूटी पार्लर पाकर औरतें बहुत खुश हुई और कुछ ही दिनों में राधा का स्कूटी ब्यूटी पार्लर बहुत फेमस हो गया। वो अच्छा खासा पैसा कमाने लग गई। उधर राधा के पिताजी पर उनके मालिक का अत्याचार बढ़ने लगा। राधा ने पैसे जमा कर लिए और मायके चली गई। पिताजी, ये लीजिए, उधार चुका दीजिए। आज के बाद मेरे लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। राधा के माता पिता ने उसे गले लगा लिया। बेटी, हमें गर्व है तुझ पर। तू ब्यूटी पार्लर चला, मैं तेरे साथ हूँ, मैं भी तेरी मदद करूंगी। राधा ने अपनी माँ को भी एक स्कूटी खरीद के दिया और उस पर ब्यूटी पार्लर बना लिया। होटल में मैनेजर की एक्सपेंसिव वॉच की चोरी हो जाती है। मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी क्राइम सीन पे आ जाता है। मैनेजर मेहुल को वॉच के बारे में बताते हुए 3 रूम्स नंबर बताता है जिनके ऊपर मैनेजर को शक होता है। मैनेजर की बात सुनने के बाद मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तीनों रूम्स के मेंबर से स्टेटमेंट लेने लग जाता है। फर्स्ट रूम मेंबर कहता है, मैं सुबह से अपने रूम में टीवी देख रहा हूँ, अभी तक बाहर नहीं गया। सेकंड रूम मेंबर कहता है, मैं स्विमिंग कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। थर्ड रूम मेंबर कहती है, मैं सुबह से अपने रूम में सो रही हूँ, आई डोंट नो एवरीथिंग। तीनों मेंबर और उनके रूम को देखते हुए मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है। दोस्तों, क्या आप समझ पाए इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है? चोरी किसने की है? थर्ड रूम मेंबर कह रही थी वो सुबह से सो रही है जबकि उसका बेडशीट बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए मेहुल समझ जाता है वो झूठ कह रही है। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था?